हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आप सभी लोगों को आज सभी लोगों का कमेंट को देखते हुए हम आज से शुरू करेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को अब हम साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी हमें अध्याय 3 खत्म करना है, अध्याय 4 यानी अध्याय 15 तक पहुंचना है। तो फिर हमें दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम शुरू से ही अब यानी आज से ही हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में लेकर चलेंगे। जो प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2023 तक हम पूछे भी थे। तो लगता है कि सभी बच्चे अभी वीडियो को देखे नहीं देखे हैं, तो एक बार फिर से देखिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। लेकिन हमें भी ऐसा ही लगा, कुछ बच्चे कमेंट किए हैं जैसे अमीना खातून, कृष्ण कुमार और दो चार बच्चे कुछ कमेंट किए हैं कि नहीं सर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में लेकर चलेंगे तो और सही रहेगा। तो चलिए आपके कमेंट को देखते हुए ही हम यहाँ पर लेकर सेशन को आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि आप जैसे चाहेंगे वैसे ही हम चलेंगे। आप जैसे मेहनत करें, बस मेहनत करना है, हम लोग को अच्छा रिजल्ट लाना है। अच्छे से मेहनत इसी तरह से लगातार आपको मेहनत करते रहना है। तो चलिए अध्याय 3 शुरू करने से पहले कल हमें क्वेश्चन दिए थे कमेंट करने के लिए। जैसे क्वेश्चन दिए थे कि एक बहुपद ax² - bx + c, शायद ऐसे दिए थे, इसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/में α² + 1/में β² ये का मान होगा। तो जो ऑप्शन नंबर आप बी दिए हैं, कमेंट में कुछ बच्चे दिए हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज अध्याय 3। अध्याय 3 पाठ का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पाठ का नाम ये है। यानी ये कहें तो अध्याय हमारा 3 है। अध्याय 3 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको शुरू करने से पहले हम 2-3 कंसेप्ट को पहले जान ले। इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या हैं, अगर ये जान लेते हैं तो उन सभी क्वेश्चन को हल करने में हमें आसानी होगा। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको कुछ एक बार मौका भी मिल जाएगा समझने का। देखिए, सबसे पहले याद रखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले रैखिक समीकरण समझिए तब युग्म समझिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसका परिभाषा आप क्या दीजिएगा। तो आप पढ़े होंगे कि वैसा समीकरण जिसे हम, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसे हम ax + bx ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिख सके। यानी वह समीकरण जो ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, उसे हम बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। जहां a, b और c वास्तविक संख्या हो, a b और c क्या हो, वास्तविक संख्या हो, और साथ में a b जो हो 0 के बराबर न हो। यानी इसमें a और b का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। c 0 हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें a और b हर हाल में 0 नहीं चाहिए। उसी को हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। इतना क्लियर है। अब हमें इस जैसे हम लिख देते हैं, चूंकि 3x + 5y बराबर 10, देखिए ये इधर भी रह सकता है बराबर के उधर भी रह सकता है। तो इससे इस पर ध्यान ज़्यादा माने इससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये बराबर के अगर यहीं इधर रहता तो 3x + 5y, इधर रहता तो -10 बराबर 0 लिख सकते थे। इसलिए इस बात को समझिएगा आप लोग। तो हम इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ax + by
आप प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, सी का मान आपका -10 है। तो यही है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हम हल कैसे निकालते हैं? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम देख लेते हैं। जैसे कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं, कुछ उदाहरण हम आपके सामने लेकर चलते हैं। जैसे दिया है यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 11। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका हल निकालना है। इसका हल हम कैसे निकालेंगे? तो x और y का वह मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, वही इस रैखिक समीकरण का हल होगा। जैसे दे देगा कि 2x प्लस 3y बराबर 5 में x और y का मान निकाले। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सभी बच्चे इस पर चलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी आप समझिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे इसी तरह से समीकरण दे देगा 2x प्लस 3y बराबर 5 में x और y का मान निकालिए, तो लोग बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो दो को समीकरण रहता है, एक समीकरण से पूछ दिया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5 या 3x प्लस 2y बराबर 11 में x और y का मान निकाले। तो रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे निकालते हैं? तो x और y का वह मान, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म काहे बोले? क्योंकि दो गो चर x और y, ये 3x प्लस y बराबर 0 या 3x प्लस 5 बराबर 0, ये भी आपका रैखिक समीकरण है, ये भी आपका रैखिक समीकरण है, और ये भी आपका रैखिक समीकरण है, ये भी आपका रैखिक समीकरण है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि दो चर में रैखिक समीकरण है, एक चर में रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि एक में एक ही चर न है x, और इसमें देखिए x और y दो गो चर है कि नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि जो चर है उसका घात 1 है, ये रैखिक समीकरण। जैसे आप पढ़े थे ना, ax प्लस b के रूप में जो रहता है ये रैखिक बहुपद कहलाता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो रूप में रहता है द्विघात बहुपद कहलाता है। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx के रूप में जो रहता है ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। cx प्लस d के रूप में रहता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक उसी तरह से ये बराबर देकर यदि हम 0 कर देते हैं तो ये रैखिक बहुपद नहीं रहा, ये रैखिक समीकरण हो गया। ये रैखिक समीकरण हुआ तो क गो चर में है? तो एगो चर में है। हमारा चैप्टर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर क्या है हमारा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये हमारा हुआ दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये कौन सा क गो चर है? तो एगो चर है, तो इसको बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, समझ गए? अब चलिए, तो हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम हल निकालते हैं, जैसे ये पहला यहाँ लिखे हैं रैखिक समीकरण, आप बोल रहे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 5 में x और y का मान ज्ञात करें। तो x और y का वह मान खोजिए जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो इस समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब इतना बराबर 5 हो जाए, यानी x और y का मान आप क्या रखेंगे कि 5 के बराबर हो जाए। तो देखिए, x का मान हम 1 रखते हैं। जब ग्राफीय विधि से हम लोग हल करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए ग्राफीय विधि से जब हम हल करते हैं तो इसी कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं। x का मान हम क्या रखना है? तो x का मान हम 1 रख देते हैं और y का मान 1 रख देते हैं। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह से जब ग्राफीय विधि पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। जैसे 2x है, ये प्लस से उधर जाता है तो माइनस कर देते हैं, फिर x का मान निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से 2x का मान हम निकाल लेते हैं 5 माइनस 3y, x का मान निकाल लेते हैं, 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में, अब बटा में 2। अब यहाँ y का मान अपने मन से रखना है, y का मान रखना है अपने आप, x का मान निकल जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि, अभी हम लोग ग्राफीय विधि पर नहीं चलेंगे, कुछ मुख्य बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं। थोड़ा बहुत बातें कर दिए ग्राफीय विधि का। जो 5 नंबर के लिए आता है ग्राफीय विधि,
इसको हम अंत में देखेंगे, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास में इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ हम यही बताए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना है, रैखिक समीकरण का, तो एक्स और वाई का ऐसा मान रखना है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे अभी हम बोले एक्स बराबर यदि हम 1 ले लें, वाई बराबर 1 ले लें, तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 3 5 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ एक्स और वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का मान आपका 1 1, एक्स का भी मान 1 होगा और वाई का भी मान 1 होगा। यहाँ यदि हम चलते हैं, तो यहाँ हम यदि चलते हैं तो एक्स और वाई का ऐसा मान खोजिए, एक्स और वाई का ऐसा मान खोजिए जिनको रखने पर हमारा कौन सी के बराबर हो जाए, 11 के बराबर हो जाए। तो यहाँ यदि देखिए, यदि हम यहाँ 3 रख देते हैं, एक्स का मान यदि हम 3 रख देते हैं तो तीतिरी का 9, और वाई का मान यदि हम 2 रख देते हैं तो 2 एकम 2, तो तीतिरी का 9 और 2 एकम 2, तो 9 और 2 क्या हो जाता है 11। यानी यहाँ एक्स का मान हम क्या रख सकते हैं 3 और वाई का मान क्या रख सकते हैं 1। इस तरह से हम लोग रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं, रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग का अपना सिलेबस एकदम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा। तो जो इस रूप में रहेगा लेकिन जोड़ा रूप में रहेगा, जोड़ा के रूप में, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये तो एक हुआ, इसको पहला समीकरण मानिए। आप फिर दूसरा का फिर इसी रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण, ये हमारा कहलाएगा रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण और दोनों जोड़ा में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये दोनों तो एक ही लिखे हैं, एकदम बिल्कुल दोनों एक ही लिखे हैं, अंतर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग, ये दो चर वाला है तो देखिए पहला में 1 1 1 कर देते हैं और दूसरा में यहाँ 2 2 2 कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा। कहने का मतलब कि x के साथ जो है a ही होता है, x के साथ जो रहता है a का मान, y के साथ जो रहता है b का मान, y के साथ जो रहता है b का मान, अकेला जो रहता है c का मान। तो मान लेते हैं कि इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहला समीकरण में हम क्या लिखे हैं, a1x b1y प्लस c1, दूसरा में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। अब ध्यान देना है, यहाँ भी a1 b1 और a2 b2, इसका मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a1 b1 a2 b2 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। आई जो देख रहे हैं a b c, ये सब आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर है, इस तरह से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम हल कैसे निकालेंगे, जैसे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि 2x माइनस 3y बराबर 17, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 4x प्लस y बराबर 13, ये दूसरा समीकरण है। हम उदाहरण भी उन्हीं क्वेश्चन को ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए और बेहतर होगा, इसीलिए हम इन सभी को छांट लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना, इस रूप में लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं इसमें a1x और इसको हम इसमें a2x वाला, इससे तुलना करेंगे तो देखिए, तो x के साथ a1, तो यहाँ a1 का मान आपका क्या है, a1 का मान यहाँ पर 2 है, b1 का मान आपका -3 है, c1 का मान आपका 17 है। यहाँ क्या देख रहे हैं, a2 का मान आपका 4 है, b2 का मान आपका कुछ ना तो 1 है, c2 का मान आपका 13 है। क्लियर है इतना। अब देखिए इसका हल कैसे निकालना है, तो ठीक वही फॉर्मूला जो रैखिक समीकरण का हल निकालते थे कि एक्स और वाई का ऐसा मान जो उस समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे यहाँ लिखे थे एक्स प्लस वाई बराबर 5, आपको बताना है एक्स और वाई का मान क्या होगा ताकि ये संतुष्ट हो जाए।
तो x का मान यदि हम 3 लेते हैं और y का मान 2 लेते हैं तो 3 2 5, या x का मान हम 4 लेते हैं और y का मान 1 लेते हैं तो 4 1 5, यानी x और y का ऐसा मान रखिए ताकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक उसी तरह रैखिक समीकरण युग्म में भी हम चलेंगे तो हमें ऐसा x और y का ऐसा मान रखना है ताकि इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। ये नहीं, ये पर ध्यान देना है कि हेमा x का मान जो लेंगे वही x का मान इसमें भी रखना होगा, क्योंकि युग्म यानी जोड़ा दोनों साथ में है। अब ऐसा ना कि हेमा x का मान 2 रह के इसको संतुष्ट कर दिए और इसमें x का मान 3 रह के संतुष्ट कर दिए, ऐसा नहीं होगा। ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो जब हम इसको हल करते हैं, आप पढ़े हैं ना, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ये सब पढ़े हैं आप लोग। तो इसमें से हम दो समीकरण को जब हम हल करते हैं तो x और y का मान एक ही ना आता है, x का मान दुगुना नहीं ना आता है, y का मान दुगुना नहीं ना आता है, यानी इसके लिए और इसके लिए x का मान एक ही होगा। जैसे देखिए हम एक आपको समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा रहता है, सब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। कैसे? जैसे हम x का मान यदि क्या ले ले, x का मान यदि हम 3 ले ले तो 3 दूना का क्या हो जाएगा, 6, और y का मान यदि हम -3 ले लें तो तितिरी का 9। अच्छा, x का मान 4 ले लीजिए, यहाँ x का मान यदि 4 ले लीजिए, x बराबर 4 और y बराबर -3, और रख कर देखिए तो x का मान यदि हम 4 रखे हैं तो 4 दूना का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस ये 3 और y का मान -3 तो तितिरी का 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 और प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, 17। आ जा रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है। तो यही x और y का मान इसमें भी रखेंगे तो ये भी संतुष्ट होना चाहिए, नहीं तो x और y का मान ये गलत हो जाएगा। देखिए x का मान 4 यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 हो जाएगा, प्लस y का मान -3 तो यहाँ -3 तो 16 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, 13। देखिए दोनों समीकरण संतुष्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि x का मान 4 है और y का मान -3 है। आप इसको प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि या विलोपन विधि से जब आप इसको हल करेंगे इस समीकरण को तो x का मान 4 और y का मान -3 आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आ जाता है तो आपको ऐसे थोड़े चलना है कि विलोपन विधि से हल करने लगेगा, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह से माइंड चलाना है और जल्दी यहाँ देख लेना है, एगो में संतुष्ट करके देख लेना है, दूसरका में भी रखेंगे तो लगभग संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला अब हम लोग को याद रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 2-3 सवाल आता है इससे संबंधित, यानी किस रासायनिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होता है, किस निकाय का हल अनेक होता है और किस निकाय का हल नहीं होता है। इससे संबंधित आपको चलना है, अनुपात पर चलना है। यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनुपात, यहाँ से याद रखेंगे थोड़ा नोट में, इन सभी चीज़ों को हम जान लेते हैं। ये सब यदि हम नहीं जान पाएंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में थोड़ा समस्या आएगा। क्या? पहला नोट नंबर 1, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का अनुपात, यहाँ अनुपात a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो इस स्थिति में इस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? हो एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल, केवल एक हल, और इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब समझ रहे हैं ना, जब यदि हम ग्राफ पर खींचते हैं तो इस तरह से हमारा ये आएगा। ये जानते हैं एक्स अक्ष है, एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु है। तो देखिए प्रतिच्छेदी का मतलब यही होता है, ये देख रहे हैं ना, एक बिंदु पर काट रहा है, इसका केवल एक हल होगा। कब? जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 3x +
2y बराबर 5, ये पहला समीकरण। फिर लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 7, ये आपका दूसरा समीकरण। तो यहाँ a1 बाई a2 का मान निकालिएगा, तो a1 का मान आपका 3 है और a2 का मान आपका 4 है। b1 बाई b2 का मान निकालिएगा, तो b1 का मान आपका 2 है और b2 का मान आपका 5 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। तो जब हम इसका हल निकालेंगे तो सिर्फ एक हल होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। और जब इसका ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखा होगा, किसी एक बिंदु पर काटेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो याद रखेंगे, पहला याद क्या रखिएगा आप लोग, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का यदि अनुपात a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, तो इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और इसका एक अद्वितीय हल होता है। इसे अविरोधी युग्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी युग्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविरोधी युग्म बोलते हैं। और इसका रासायनिक समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म संगत भी होता है। क्या होता है? संगत भी होता है। क्लियर हुआ? दूसरा याद रखना है आपको, क्या, यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर ना हो c1 बाई c2, ठीक है ना। देखिए, इसमें शुरुए वाला बराबर नहीं, इसमें दो गो बराबर तो है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है। तो a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसमें रेखाएं जो है, इसमें रेखाएं समांतर होती है, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा याद दिला रहे हैं ताकि आप भूले नहीं, फिर से आप ताजा हो जाए, आपके दिमाग में ये सभी बैठ जाए बिंदु। तो यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसमें रेखाएं समांतर होती है। समांतर का मतलब इस तरह से एकदम आएगा, इस तरह से ये समांतर रेखाएं। ग्राफ जब आप खींचेंगे इसको x अक्ष और y अक्ष पर खींचेंगे तो इस तरह से हो सकता है आएगा, इस तरह से। तो बताइए, तो ये रेखा कट रही है? नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। इसे बोलते हैं समांतर, इससे बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखा के लिए कंडीशन क्या है? यदि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसमें रेखाएं समांतर होती हैं तथा इसका कोई हल नहीं होता है। इसे विरोधी युग्म भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विरोधी युग्म। इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, देखिएगा ना, जब हम लोग क्वेश्चन बैंक शुरू करेंगे ना, अब तुरंत 2-4 मिनट में शुरू करने ही वाले हैं। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कितना पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका कोई हल होता है? नहीं होता है। जिसमें रैखिक समीकरण युग्म का यदि अनुपात a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसमें रेखाएं समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा का आप लोग याद रखेंगे, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा आपको याद रखना है। तीसरा का क्या याद रखना है? तीसरा याद रखना है, यदि अब क्या बचा है, तीनों को बराबर कर दीजिए। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर हो c1 बाई c2। यदि इस तरह की स्थितियां हो, यदि तीनों बराबर हो, तो इसमें रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती है? समपाती होती हैं और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। समपाती समझ रहे हैं ना? जैसे यहाँ ये देख रहे हैं, ये एक रेखा है ना जी। अब देखिए, यहाँ भी सब बिंदु एक दूसरे पर आएगी, सब क्या कहलाएगी? ये सब समपाती ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समपाती कहलाएगी। यानी अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है, एक पे एक सब आता रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। इसे आश्रित युग्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आश्रित युग्म भी कहते हैं, याद रखेंगे।
तो ये तीनों चीज ध्यान में रखना है। ये तीनों चीज यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम आसानी से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव को हल कर पाएंगे। एक ये पूछेगा और नहीं तो एक्स और वाई का मान पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए, इसका भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है और इसका भी रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। असंगत होता है सिर्फ किसका, तो विरोधी युग्म वाले का, समांतर वाले का, जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं 2023 में जो भी प्रश्न पूछा है अब हम उस पर बात करते हैं, यानी उस पर चलते हैं, उन क्वेश्चनों को अब हम लोग देखते हैं, अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग 2023 वाले में चलते हैं। 2023 में कहाँ है, दो 2023 के हम लोग प्रथम पाली में देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2023 के प्रथम पाली में क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समपाती हो, समपाती रेखाएं हों तो उनके कितने हल होंगे, तो उनके कितने हल होंगे। अभी बताए ना, समपाती कह रहा है, ऑप्शन में एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो हमारा उत्तर क्या होगा, अनगिनत हल। क्या होगा हो, अनगिनत हल, अनगिनत हल यानी अनेक हल। समपाती रेखा किसमें होता है हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही ना है अनगिनत हल वाला। इसी में न रेखाएं समपाती होती है, तो इसका कितने हल होते हैं, तो अनेक हल होते हैं, बना लेंगे। आगे है अगला क्वेश्चन, फिर यही है, इसी तरह का है, छोड़ देते हैं इसको। बड़ा कम क्वेश्चन पूछा है इससे। लगता है चलिए 2023 वाला आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। सब्जेक्टिव में देख लेते हैं, इसमें कुछ दिया है। देखिए सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन दिया है आपका 2023 से, 2023 में एक प्रश्न आपको मिला सब्जेक्टिव में, यानी 2 नंबर में एक प्रश्न दिया है कि एक निकाय दे रहा है 3x - 2y बराबर 12 और दिया है 4x - 5y बराबर 16 को वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करे। वज्र गुणन विधि से 2 नंबर में प्रश्न है। तो हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद होगा, वज्र गुणन विधि से हम लोग कैसे हल निकालते हैं। x का मान यदि आपको निकालना है तो x के बाटा में इस लिखना है, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, बराबर y तब बराबर यहाँ 1 लिखना है। कैसे, देखिए x के बाटा में लिखना है, इसको दिमाग ध्यान से हटा दीजिए। कैसे गुणा करेंगे, ये -2 का गुणा 16 में कीजिए, तो -2 का गुणा 16 में कीजिए, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, और फिर यहाँ -2 का गुणा 16 में कीजिए, फिर -5 का गुणा कहाँ कीजिए, -5 का गुणा 12 में कीजिए। बन जाएगा कि नहीं, एकदम आसान है। फिर यहाँ चलेंगे तो इसको ध्यान से हटाइए, 4 में 12 से गुणा कीजिए,
फिर -3 में 16 से गुणा कीजिए, फिर 1 में चलिए इसको दिमाग से हटाइए, 3 का 5 में गुणा कीजिए और -4 का 2 में गुणा कीजिए। इसके बाद इतना बराबर इतना लेकर चलिएगा तो x का मान निकलेगा, इन दोनों को लेकर चलिएगा तो y का मान निकलेगा। ठीक है, ऐसे भी वज्र गुणन विधि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे बना सकते हैं। इतना बटा मितना, इतना बटा मितना, इतना बटा मितना, तीनों बराबर है, इसको लेकर चलेंगे तो x का मान निकलेगा, इसको लेकर चलेंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए सेकेंड शिफ्ट में हम लोग देखते हैं। है ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाने दीजिए, फिर सब्जेक्टिव को लेकर हम चलेंगे इसी में। देखिए आगे आया आपका, कह रहा है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, दिया है समीकरण युग्म, दिया है समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 = 0, पहला समीकरण है। फिर कह रहा है 4x + 3y - 47 = 0, दूसरा समीकरण। इसका हल होगा, ऑप्शन में दिया है, देखिए x = a और y = 3, बी में दिया है x = 4 और y = 5, सी में दिया है x = 5 और y = 9, डी में दिया है x = 8 और y = 5। आपको बताना है कि इसमें से x और y का मान क्या होगा, यानी इसका हल क्या होगा। तो हल नहीं करना है, डायरेक्ट ये देख लेना है। x का मान यदि यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा, आइए y के जगह पर 3 रखते हैं तो 3 दूना का 6, ये -6 हो गया, आइए आपका 3 हो गया आप +3। तो देखिए तो यहाँ क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 और 3 6 और 6 में से 6 गया 0, ये आ रहा है। अब इसी मान को यहाँ रख कर देख लीजिए, x का मान x का मान क्या रखे थे हम लोग, x का मान 3 रखे थे ना, हो 1 रखे थे, हाँ ये 1 है ना, 3 एकम 3, यहाँ रखेंगे तो 4 एकम 4 और प्लस ये तितिरी का क्या होता है, तितिरी का 9, तो 9 4 13, 13 में से 47 नहीं ना जा पाएगा, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं होगा। ऐसा ना कि पहला वाला में रह के देख लिए 0 के बराबर हो रहा है बस आंसर मार दीजिएगा, नहीं, वो मान इसमें भी रखने पर संतुष्ट होना चाहिए, तो एक से संतुष्ट ना हो रहा है। अब आप ये 4 रख कर देखिए, ये चरती आई क्या होता है 12, 12 हो गया, तो ये हमारा हो गया 12। आइए 5 रख कर चलिएगा तो 5 दूना का क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10, तो ये हमारा हो गया 12 और -10, आइए +3, 0 के बराबर ना आएगा तो ये भी हमारा नहीं होगा, कट गया। अब इसको रख कर देखते हैं, x = 5, तो x का मान यदि 5 रखते हैं तो 5 × 15, माइनस y का मान यदि 5 रखते हैं तो y का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 5 दूना का क्या होता है, तो 5 दूना का 10, -10 होता है और प्लस आपका 3, तो ये भी हमारा नहीं, ये भी नहीं हो रहा है। अब ये एक ऑप्शन ये डी बचा है, इसको भी देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए 8 है, अतिरी का क्या होता है 24, हो गया, अतिरी का 24 माइनस ये 2 है, अवाई का 5 रखना है, तो ये 5 दूना का क्या होता है, ये 5 दूना का 10, 10 हो गया, ये 5 दूना का 10, ये आपका क्या है +3 है, ये भी तो रख रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है ना जी, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो गया, ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। इसका भी मान रख रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये गलत है। हम ऑप्शन नंबर हमारा ए ही सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। इसमें कहीं गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है, जैसे देखिए किसी का भी मान रख रहे हैं तो ये रखें तो ये पहला में 0 आया ना, बाकी कौनों रख रहे हैं तो किसी में भी 0 नहीं आ रहा है। ये 1 रखे तो 3 एकम 3 आया ना, 3 एकम 3,
माइनस ये 3 रखे तो 3 दूना का क्या 6, अब प्लस 3 बराबर देखिए 3 3 6, 6 में से 6 जाएगा 0 आ रहा है। अब यही यहाँ पर रह कर देखिए x का मान 1 रखेंगे तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4 एकम 4 होगा ना जी, समझिएगा ध्यान से। यहाँ भी रखेंगे तो 4 एकम 4 अब प्लस ये y का मान 3 तो तितरी का 9, तितरी का 9, तो बताइए तो कितना आइए माइनस यहाँ 47 दे रहा है तो ये 47 नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 9 4 कितना होता है 9 4 13, ये 9 4 13 तो यहाँ क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, तो फिर 13 में से 13 जाएगा 0। ये हो सकता है यहाँ गलत है, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं आंसर क्या दिया है। थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 3, 4x प्लस 3y माइनस 47 दे रहा है, ये गलती दे रहा है सारा। देखिए ऑप्शन यही दे रहा है ऑप्शन ए, यानी यहाँ 13 होगा, क्या होगा 13 होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एगो में संतुष्ट दिखा देना है, अगर रखने पर अगर आ रहा है तो मान वही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि a के किस मान के लिए, अगला हमारा क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a का मान निकालना है, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9 पहला समीकरण, फिर 2x प्लस 5y बराबर 11 दूसरा समीकरण का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ऑप्शन में है आपके पास ए आपके पास है 2, बी है -2, सी है -4 और डी है 4, ठीक है ना। तो बताना है ए के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए कोई हल ना होने की स्थिति में, कोई हल नहीं होने की स्थिति में, नहीं होने की स्थिति में क्या होता है नियम, a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, यही है, इसी कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। मान बैठा दीजिए, देखिए a1 का मान आपका क्या है a है, a2 का मान आपका क्या है 2 है, बराबर b1 का मान आपका क्या है 10 है, b2 का मान आपका क्या है 5 है, अब बराबर नहीं है, c1 का मान 9 है और c2 का मान 11 है। ये तो जानते हैं ना जी, ये आपका a1 होता है, ये आपका a2 होता है, ये आपका b1 होता है, ये आपका b2 होता है, ये आपका c1 होता है, ये आपका c2 होता है, ठीक है। अब ये तो बराबर है, ये नहीं तो है, ये ना दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो a में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 गुणे a हो जाएगा, और 2 में 10 से गुणा कीजिए, a का मान निकालिएगा तो 2 गुणे 10, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भागे में ना होगा, ये 5 दूना का 10, ये 2 दूना का क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा डी होगा। चलिए अब लगता है कि आपका ये 2023 में यही 2-3 प्रश्न आपके थे ऑब्जेक्टिव से, अब ये लगता है कि खत्म हो गया। अब हम लोग रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार, हम लोग का 2023 में मुख्य रूप से यही 2-3 प्रश्न थे, किससे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से। तो प्रथम पाली में 1-2 था और 1-2 इसमें था,
तो 2 बता दिए, एक ही तरह का एक और है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, धन्यवाद।